कौन जात हो भाई? ये कितना बड़ा एक नासूर है। लोगों ने कहा कि अब तो आरक्षण की जरूरत क्या है। ये सवाल करना बचकाना बात है। क्रांतिकारी आप शुरू से थे, आपने शादी वादी भी भाग के की थी। आपने काफी तैयारी की है। सर पढ़ाई करके आए हैं आपसे बात करने के लिए। हाँ। 4 लोग झंडा लेके आ जाएंगे शादी रोकने के लिए। तो हम बताएंगे तुम्हें किससे शादी करनी है। आप दिल्ली आ गए, आपने एनएसडी किया, हरियाणा छोड़ के घर का बिजनेस अपने कहा, आपने लात मार दी। ज्यादा दिमाग में आज नहीं है, दिल से थोड़ा सा जीने की आदत है। ओमपुरी, नसीरुद्दीन शाह, दे हैड क्लियर करियर। क्वालिटी की थिएटर में कुछ नहीं है, हमें तो फिल्म एक्टर बनना है। आपका नाम आता है तो हमारे लिए वो स्टेशन मास्टर की इमेज जो है तो वो हमारे दिल पे छपी हुई है। मेरा बड़ा रोल पहला सबसे वही था। दूरदर्शन के प्रोग्राम और घटिया होते गए। अब सिर्फ चमचों को वहां मिलता था। मेरे काम को काम मिलना चाहिए, ना कि मेरे आपके संबंधों को काम मिलना चाहिए। 93 में उन्होंने मेरा नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में रखा था। इंडस्ट्री में भी जो 2 तरह के लोग होते हैं, जो दरबारी बन जाते हैं और जो दरबारी नहीं बनते। मैं कभी नहीं कर पाया वो। कुछ एक मिसिंग होगा कि ये मुझे करना चाहिए था, मौका नहीं मिला। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, लेकिन बहुत निकले, लेकिन फिर भी कब निकले। हेलो एंड वेलकम टू लेफ्ट राइट सेंटर LRC। मैं हूं नितिन सुखीजा। तो आज जो हमारे मेहमान हैं उनका तारुफ कराने से पहले ये कहना ज़रूरी है कि दुनिया में सामान्यतः 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो धारा के साथ बह जाते हैं, एक वो जो धारा के विपरीत ही बहते हैं, तैरते हैं, और एक तीसरे तरह के लोग होते हैं जो कहते हैं कि धारा किसी भी तरह की हो, मसला धारा के साथ या विपरीत बहने का नहीं है, मसला अपनी जगह खड़े रहने का है। उनका नाटक कुछ समय पहले मैंने देखा तो उसका जो शीर्षक था वही उनकी जिंदगी की कहानी है कि जीना इसी का नाम है। राजेंद्र गुप्ता, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। और सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा कि कौन जात हो भाई? बहुत सही है, कौन जात हो भाई। हमारे आपको नहीं लगता कि जब भी कोई इंसान एक दूसरे से मिलता है सबसे पहले पूछता है, और स्पेशली जो मैंने एक्चुअली देखा है, फिजिकली अनुभव भी किया है, कोई अगर वर्कर है, आपने उसे बुलाया है किसी काम के लिए, तो मैंने खुद देखा है हमारे ही घर में ये पूछते हुए, कौन जात हो भाई। तो ये मतलब आजकल तो कम से कम मेरे सुनने में कम आता है। मैं अपने बचपन की बात कर रहा हूँ, लेकिन ये तब तो बच्चे थे हम भी, ऐसा कोई सवाल भी नहीं उठा। लेकिन जिस तरह से आज वो कविता लोगों के सामने पहुंच रही है, तो उसके कितने बड़े वो विस्तृत आयाम है उसके, जो अदरवाइज आप जिंदगी में, सोसाइटी में देखते हैं, तब पता चलता है ये कितना बड़ा एक नासूर है। शायद जो, पता नहीं मुझे, दूसरे किसी मुल्क में या सोसाइटी में ऐसा होता है या नहीं, मगर हमारे यहाँ तो बड़ी सहज सी बात है। हाँ, कौन जात हो भाई। एक्सेप्ट कर लेते हैं आराम से। हाँ। और ये अभी भी है, ऐसा नहीं है कि जैसे आप कह रहे हैं ना कि आपके बचपन में, या अभी भी नॉर्थ इंडिया में या 2-3 कॉस्मोपॉलिटन शहर अगर आप छोड़ दें, छोड़ दें। हाँ, तो पूरे देश में ये है। हाँ, होगा, जरूर होगा। हाँ, ये पहली कम से आइडेंटिटी कम है। गांव में तो है ही है। हाँ, पहली पहचान आपकी यही है कि आप ठाकुर हैं कि ब्राह्मण हैं, कि फिर उसमें उसमें कौन से वाले हैं, कौन से ब्राह्मण हैं, कौन से ठाकुर हैं, अगर आप बनिया है तो कौन से अग्रवाल हैं कि गोयल हैं कि क्या हैं, वो पहचान पहली वही है आपकी। जी। तो इस वक्त हमने बात इसलिए शुरू की वहाँ से कि जो हाल ही में UGC वाला आंदोलन हुआ, तो कविता जो है वो बहुत तेजी से फैली, वायरल हुई। बच्चा लाल उन्मेष की कविता, कौन जात हो भाई, कौन जात हो। दलित है साहब, नहीं मतलब किस में आते हो, आपके गाली में आते हैं, गंदी नाली में आते हैं, और अलग की हुई थाली में आते हैं साहब। अच्छा, मुझे लगा हिंदू में आते हो। आता हूं ना साहब।
आपके चुनाव में आता हूं। क्या खाते हो भाई, जो एक दलित खाता है साहब? नहीं मतलब क्या क्या खाते हो? आपसे मार खाता हूं, कर्ज का भार खाता हूं, और तंगी में नून तो कभी कभार अचार खाता हूं साहब। नहीं वो मुझे लगा कि मुर्गा खाते हो। अच्छा, और मुझे ज्यादा पता नहीं। अच्छा, हाँ, तो हाँ, ये भी मुझे सवाल करना था कि ये जो सोशल मीडिया में आप ये जो उम्र के 8वें दशक में जहाँ जो 20 साल के लड़के जहाँ पे वायरल होते हैं, वहाँ पे आप की वो कविता इतनी तेजी से फैली और कई जगह उसको प्रदर्शित किया गया, कई जगह उसको सुनाया गया, भेजा गया लोगों को कि भाई ये देखो कितना रेलेवेंट बातों कह रहे हैं। क्योंकि अभी जाति के आधार पर जो रिजर्वेशन की बात उठी थी अभी, तो उसके खिलाफ काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ, तो वहाँ ये लोगों ने कहा कि अब तो आरक्षण की ज़रूरत क्या है। हाँ, हाँ, मुझे बहुत सारे इस तरह के वो आते थे कि ये तो पुरानी बात है भाई, अब क्या इसका मतलब है। तो मैं वही पूछना चाह रहा था कि आपको लगता है कि उसका मतलब अभी है? जाहिर है उनका सवाल इररिलेवेंट हो जाता है। मैं जैसे मैंने बताया, ये बात होगी जो मेरे अनुभव से गुजरी, ये शायद 50 साल से भी ज़्यादा पुरानी बात है। उसके बाद मेरे अनुभव से नहीं गुजरा। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, अपने आसपास थोड़ा थोड़ा एक्सपोजर समाज का, और फिर हमारी लाइन में लिटरेचर वगैरह, तो और फिर सबसे बड़ा तो मामला इलेक्शंस में इतना ऑब्वियस है वो सारा कि ये सवाल करना अब वो कहाँ है, सोचा जाए तो बचकाना बात है। मतलब आप कहाँ रह रहे हैं, आप कहाँ रह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, या सिर्फ आपका वो पॉलिटिकल एजेंडा है कुछ ये सवाल करने का। मेरा जब का कोई मतलब नहीं है। हम तो समाज की जो अच्छाइयाँ बुराइयाँ हैं, जो आपको कचोटती हैं, जो पसंद आती हैं, हर्ट करती हैं, चुभती हैं, ऐसे कुछ चीज़ें मुझे पसंद आती हैं, तो मैं उनका एज एन एक्टर मेरा वो काम है, मैं उसको शेयर करता हूँ। और इसलिए करता हूँ क्योंकि वो बातें जिस तरह से कविता में कही जाती हैं वो वाकई टच करती हैं, हर्ट करती हैं हमें। हाँ, कि कहाँ दलित हूँ तो कहाँ पाए जाते हो, कहता आपके वहाँ पाया जाता हूँ। आपने ध्यान नहीं दिया? तो मैं वो कविताएं करता रहता हूँ। एक उसके अंदर ये कविता जो लगातार आप ये जो जाति प्रथा और उसको सब देखते हैं, तो एक दिन ये मेरे सामने आई, मैंने उसका पाठ कर दिया बड़ी सहज रूप से। कितनी बड़ी सी चीज़ है, और बड़ी उतनी ही छोटी भी है क्योंकि इतनी सहज है, उसके साथ ही हम जी रहे हैं, बात ही नहीं होती है। मगर बड़े बड़े मुद्दों के परिप्रेक्ष्य में जब हम उसको देखते हैं तो वही तो जड़ है आज भी, तो हैरानी भी होती है। तो आप ये कौन जातो भाई तो अभी की बात पढ़ ली आपने और वो वायरल हो गई, तो क्योंकि मीडिया का फॉर्मेट बदल गया है और आपने सारे फॉर्मेट्स देखे हैं, स्टेज से फिर छोटा वाला टीवी, दूरदर्शन से लेकर के सिनेमा, और अब OTT भी आ गया, और तो तरह तरह के फॉर्मेट्स में अब हम इतने से स्क्रीन पे देखते हैं चीज़ें। पर अब हम जो बात कर रहे थे उसी पे भी रुकते हैं कि क्रांतिकारी आप शुरू से थे, आपने शादी वादी भी भाग के की थी, तो वो वाली कहानी क्या है कि जात, मुझे लगता है जात पात चीजों धर्म को जबरदस्ती ओवर ड्रामेटाइज किया जाता है। शायद शो बिजनेस में अपनी आवाज ऊंची करके ड्रामा करके आपको लगता है आप सुने जाएंगे, वरना बड़ी नॉर्मल सी बात है ना। मान लीजिए आप किसी से प्यार करते हैं और आप थोड़े से वो ज़रूर हैं कि बड़े डर डर के नहीं जीते हैं आप, आपकी जो इच्छा है आप वैसे जीते हैं, तो कोई ख़ास बात है क्या? नहीं, जो बात हमने शुरू की थी, जो सामाजिक ताने बाने की हम बात कर रहे थे, जहाँ से हमारे जहाँ पहला सवाल पूछा जाता है कौन जात हो भाई, उस समाज में उस वक्त जब आपने शादी की थी और दूसरे धर्म में शादी की थी, तो मेरा सवाल जो कहने का मतलब था कि भाई उस वक्त तो काफ़ी बड़ी बात रही है होगी, आज शायद ना मानी जाए बात, हालांकि आज और बढ़ गई है। आज तो ज़्यादा विरोध होता है। हाँ।
मैं किसी से शादी करना चाहता हूँ, वो राजी, मियाँ बीवी राजी, काजी को भी परेशानी नहीं है, हाँ। 4 लोग झंडा लेके आ जाएंगे शादी रोकने के लिए, तो हम बताएंगे तुम्हें किससे शादी करनी है। तो उस जमाने में जब आपने शादी की, और वो क्या कहानी है, मैं सुना कि बड़ी मजेदार कहानी, तो मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ, कैसे, कहाँ हरियाणा, कहाँ इंदौर, कहाँ भोपाल। आपने काफी तैयारी की है। सर पढ़ाई करके आए आपसे बात करने के लिए। क्या क्या कहानी है, अगर आप बताएं तो। नहीं, कहानी कुछ नहीं है भाई। आप जिंदगी के सफर में अचानक आपकी कभी किसी से, बहुत लोगों से, आपकी सैकड़ों हजारों लोगों से, और खासकर शो बिजनेस में है तो मुलाकात तो होती ही है। और ये तो वो ज़माना था जब हम नाटक करते थे, एनएसडी से पास कर चुके थे और जगह जगह बुलाए जाते थे डायरेक्ट करने के लिए नाटक। तो मैं वहाँ गया हुआ था, उज्जैन बुलाया गया था कालिदास समारोह के लिए। वहाँ एक नाटक डायरेक्ट करना था मुझे, अंधा युग, धर्मवीर भारती वाला अंधा युग। धर्मवीर भारती वाला। तो वो गया हुआ था, उसमें हमारे एक एक्टर थे जो अश्वत्थामा का रोल कर रहे थे। उनसे अच्छी दोस्ती हो गई थी, काफ़ी आदान प्रदान बातचीत अक्सर होती रहती थी। तो एक रोज़ ऐसा इत्तेफाक हुआ कि उनसे उनके घर ही रुकने का ऐसा इत्तेफाक हुआ कि उनके घर ही रात को हमें रुकना पड़ेगा। तो वहाँ उनके घर पे जब हम रुके हुए थे, एक यंग सुंदर सी, बहुत यंग लड़की से मुलाकात हुई। तो मैंने ज़्यादा दिमाग में याद नहीं, दिल से थोड़ा सा जीने की आदत है, और ऐसे ही चल रही है गाड़ी पिछले 70 साल से। तो वो इतनी अच्छी लगी, मैंने वो जो जिनके घर पे हम रुके थे, मेरे वो जो एक्टर थे, उनसे पूछा, इस लड़की से पूछे मुझसे शादी करेगी? 2-3 दिन में जवाब आ गया, हाँ। मतलब दरअसल जीवन कितना सिंपल और सहज है, और यूं देखा जाए तो ये वन ऑफ द मोस्ट ड्रामेटिक। हाँ और भाई, आज से 50 साल पहले, हमारी शादी को 50 साल हो गए हैं। बट वैसे तो मुझे लगा क्या है, हाँ ये है कि इसमें कहीं दिमाग नहीं आ रहा, मैंने सोचा समझा नहीं, जात क्या है, धर्म क्या है। अब मान लीजिए हम आपसे मिले हैं, हो सकता है हमारी दोस्ती बहुत बढ़ जाए, हो सकता है ना बढ़े। तो इसमें कहाँ से इफ आ गया, बट आ गया, कहाँ से धर्म आ गया, कहाँ से जात आ गई। तो घर परिवार में भी ये प्रॉब्लम बात नहीं आई? नहीं, वो तो जाहिर है, जो होना था वो हुआ। मास्टर जी। हाँ, सवाल ही नहीं, हमारे घर में भी। मगर तब तक क्योंकि मैं बिल्कुल नाटक की दुनिया में खो चुका था एक तरह से, और घर बार के रीति रिवाज या उनके बिजनेस वगैरह से मेरा बिल्कुल ही झटक चुका था अपने हाथ। इसलिए एक तरह से अंदर से तो मुझे लगता है कि वो जानते थे ये जो इसने करना है वही करेगा। ऊपर से तो आखिरी दम तक आप चाहते हैं भाई ऐसा ना हो, तो मरता क्या ना करता। आप ये देखिए, बच्चा आपके घर में जो कर रहा है, आप 100 बार समझाएंगे, एक दिन तो आप ही मानेंगे ना, बच्चा थोड़ी मानेगा। अनटिल आप कोई बहुत ही मतलब एकदम उस तरह के पिता या माँ हैं, तो धीरे धीरे उन्होंने स्वीकार कर लिया। ऐसे उनके भी घर वालों ने, तो ऐसे होता है। नहीं, बहुत बढ़िया। तो अब हम आपके जर्नी पे आते हैं कि आप दिल्ली आ गए, आपने एनएसडी किया, हरियाणा छोड़ के घर का बिजनेस आपने कहा, आपने लात मार दी कि नहीं, दुकान पे नहीं बैठना, मुझे कपड़े का धंधा नहीं करना है मुझे। आपने एनएसडी किया, डायरेक्शन का कोर्स किया, फिर आप थिएटर चलता रहा। तो फिर दूरदर्शन की यात्रा, मतलब स्क्रीन, स्टेज से स्क्रीन का जंप कब और कैसे हुआ, और मुंबई शिफ्ट होना कैसे हुआ? साइमल्टेनियसली था, पहले मुंबई आए, एक होता ना लीप है भाई, एक उस वक्त अर्ली 80s में काफ़ी लोग दिल्ली से मुंबई आए, एक पूरा लॉट आया। दिल्ली में भी फिल्में बनी, पर वो जो एक एनएसडी का लॉट था 70s और 80s के जो एक्टर्स निकले, उस वक्त एनएफडीसी फंड कर रहा था, सीएफएसआई फंड कर रहा था फिल्में,
सरकार पैसा दे रही थी और आप सरकार की आलोचना कर सकते थे उन फिल्मों में, और लोग दिल्ली से, बहुत सारे एक्टर्स दिल्ली से आए, तो मतलब हम लोग तो, हमें तो पता नहीं उस वक्त क्या क्या फीलिंग रही होगी एक्टर्स में। आप लोग जब थे कि एक तरह का माइग्रेशन हुआ, एक तरह का मूवमेंट हुआ बम्बई की तरफ, और एक अलग तरह की सिनेमा बन रहा था, तो वो मैं समझना चाह रहा था कि कैसे हुआ आपके साथ। नहीं, मैं उसका हिस्सा नहीं हूं। वो जो मास माइग्रेशन जिसको आप बोल रहे हैं, मैं उसका हिस्सा नहीं था। वो ये हुआ था कि एक्चुअली कि एनएसडी और फिल्मों का आपस में कोई लेना देना था नहीं। शायद हमारे जो डायरेक्टर थे इब्राहिम अलकाजी, वो फिल्मों को थोड़ा सा हे दृष्टि से देखते थे। किसी ज़माने में बम्बई में ही थिएटर करते रहे थे, क्यों यहाँ से वो गए, क्या वो सब कहानियाँ तो हमें नहीं मालूम, और क्यों उनके मन में ये फिल्मों के प्रति, हिंदी फिल्मों के प्रति हमेशा से एक, तो कभी उन्होंने उसको तरजीह नहीं दी। लेकिन कुछ लोग होते हैं, 70s की बात है, अर्ली 70s की, कि कुछ लोग थोड़े स्मार्ट होते हैं और उतने, क्या कहना चाहिए, नाइव नहीं होते, इनोसेंट नहीं होते कि भी एक चीज़ अच्छी लग रही है वहाँ चल दिया। वो आगा पीछा सोच के, देख के, और सब देख रहे थे उससे पहले भी, बाद में भी, उस समय भी, कि कोई भी थिएटर का बंदा फिल्मों में हार्डली, हमारे यहाँ के एक काफ़ी सीनियर थे ओम शिवपुरी जी, वो ज़रूर फिल्मों में आ गए थे दिल्ली में थिएटर में खूब बड़ा नाम कमाने के बाद। उसके अलावा कोई नहीं। लेकिन मेरे से 1 साल जूनियर थे ओमपुरी नसीरुद्दीन शाह। मैंने 72 में पास किया, इन्होंने 73 में पास किया। हमारे लिए बड़ी हैरानी की बात थी, इन्होंने नसीर ने सबसे पहले, और एक और उनके बैचमेट थे जसपाल संधू, वो नहीं रहे, जल्दी डेथ हो गई, वो अलग बात है। वो लोगों ने सीधा एनएसडी पास करके फिल्म इंस्टीट्यूट में दाखिला ले लिया। ये हम लोगों के एनएसडी वालों के लिए एक बहुत बड़ी, ये क्या है, परहैप्स दे हैड क्लियर करियर, क्वालिटी के थिएटर में कुछ नहीं है, हमें तो फिल्म एक्टर बनना है। और उसका बेस्ट तरीका था FTI, क्योंकि उस तरह की लुक्स जो दिमाग में बैठी हुई थी हीरो बनने की, उसमें कोई फिट नहीं होता था, पास नहीं होता था। तो चलो थिएटर के थ्रू आप एक्टिंग, तो ये लोग इंस्टीट्यूट में दाखिला ले लिया। ये पहला हमारे यहाँ का वो है जिसमें ये दोनों के दोनों इंस्टीट्यूट में भी एक वो चेंजेस आ रहे थे। इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर बन गए उन दिनों गिरीश कर्नाड, जो नाटककार थे जी, और एनएसडी में अक्सर हम लोगों के क्लासेस लेने या कुछ इंटरेक्शन करने वो आते रहते थे। तो वो उनको जानते थे, वो उनको जानते थे। एक और हमारे यहाँ के एनएसडी के बहुत सीनियर बाबा कारंत होते थे। बाबा कारंत भी दिल्ली छोड़ करके शायद बेंगलोर में या मैसूर में काम कर रहे थे। वो और गिरीश कर्नाड बड़े दोस्त थे। गिरीश कर्नाड का बड़ा मशहूर नाटक तुगलक उन्होंने ही ट्रांसलेट किया था हिंदी उर्दू में। तो वो एक ऐसा दौर बन गया कि सब एक दूसरे को जानने वाले लोग, और जो डिसीजन मेकर्स कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं, इस तरह से वो दोनों इंस्टीट्यूट में रहते ही एक तरह से इनडायरेक्टली उनका इंट्रोडक्शन फिल्म इंडस्ट्री में हो गया। फिल्म इंडस्ट्री में इस तरह के लोग कुछ आ रहे थे जो एक्सपेरिमेंट, जो पैरेलल सिनेमा की मूवमेंट जिन्होंने शुरू की, जिनमें ये भी थे गिरीश कर्नाड भी, और फिर गोविंद नेहलानी थे, श्याम बेनेगल थे, सईद मिर्ज़ा थे, सही परांजपे थी, मतलब परांजपे थी, जो एनएसडी से भी आई थी जी, पास करके। तो इस तरह से वो, अब ये न्यूज़ एनएसडी के लिए तो बहुत, बच्चों के लिए एकदम अरे यार, और जल्दी ही शायद रहते रहते ही या पास होते ही कुछ फिल्में उनको मिल गई, रिलीज भी हो गई, और वो मूवमेंट को एकदम से बूस्ट मिला। एफएफसी होती थी, फिल्म फाइनेंस कॉरपोरेशन। तो इस तरह से इसको देख देख के सबके मन में, अब कोई कब आप आया वो एक अलग बात थी, बट सबके मन में एक दिखने लगा फ्यूचर, एक सितारा,
इसको फॉलो करते हैं हम लोग। फिर इत्तेफाक ऐसा हुआ 80s तक आते आते एक फिल्म बनी गांधी। गांधी की बहुत सारी शूटिंग दिल्ली में हुई। दिल्ली में हुई तो कितने सैकड़ों छोटे छोटे रोल होते हैं, छोटे बड़े मीडियम तरह के। जब दिल्ली में वो शूटिंग हो रही थी तो दिल्ली के एनएसडी से कास्टिंग जुड़े हुई। हुए एक्टर्स या दिल्ली थिएटर के लोग नेचुरली वो लिए गए। वो लिए गए तो जिनके पास खाने को या है नहीं, अब क्या करेंगे, पास करते ही आप, रहने की जगह नहीं, खाने की जगह नहीं, वरना तो हॉस्टल था, मेस था, सब कुछ था, उनको भाग के उन्होंने काम किया। पैसे इतने मिल गए कि बम्बई जैसे शहर में 2 4 6 महीने सरवाइव कर सकते हैं। उस समय था वो मास एक्सोडस जो आपने माइग्रेशन बोला, उसमें ये सब लोग आ गए। मेरी कहानी इसमें कहीं है नहीं। मैं 72 में हालांकि पास किया, लेकिन बम्बई में मैं 85 में पहुंचा। मैं थिएटर ही करता रहा। एक तरह से डर भी था कि मैं बम्बई सीनियर भी था, बहुत वो एक अजीब सा एक आइडियलिज्म रोमांटिसिज्म में जीता था। तो ये हिम्मत, शादी कर ली थी, ये हिम्मत नहीं हुई कैसे आप बम्बई जाएं। तो फिर थिएटर ही करता रहा। फिर एक दिन लगा, कई साल करते करते, रहता मैं पानीपत में था, दिल्ली में काम करता था नाटक वगैरह, कि ये तो ज़िंदगी के 5 6 घंटे तो ना आप अपने काम को दे रहे हैं, ना किसी परिवार को दे रहे हैं, और सिवाय ट्रैवलिंग कर रहे हैं आप रोज़ 5 घंटे 2.5 घंटे इधर, 2 घंटे इधर। तो ये फैसला किया, चलिए। तो बीवी बच्चों को लेके मैं एक दिन मुंबई पहुंच गया। आ गए। हाँ, झोला मतलब उठा वो हर स्टेप जो है वो हाँ। मेरा थोड़ा सा ओवर ड्रामेटिक कहिए, फिल्मी कहिए। मतलब शादी, लोग बोलते हैं ये तो फिल्मों से भी बड़ी फिल्मी कहानी है। कहानी है, हाँ। मैंने नहीं कहा तो इसीलिए तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ आज की ये कहानी। आप कह रहे हैं सहज है, सहज कुछ नहीं है आपकी कहानियों में। नहीं, बट वैसे देखा जाए, हाँ। तो आप आ गए मुंबई, फिर यहाँ पे आपने थिएटर ही कंटिन्यू किया या दूरदर्शन के भी उस टाइम बूम पे आ रहा था? बम्बई में आने के बाद मैं सब कुछ करता रहा, थिएटर भी, दूरदर्शन भी। क्योंकि मेरी, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि जब आपके बारे में आपका नाम आता है तो पहली इमेज, क्योंकि हम लोग छोटे थे और दूरदर्शन पे हमने इंतज़ार था शायद वो सीरियल, तो हमारे लिए वो स्टेशन मास्टर की इमेज जो है वो, मेरा बड़ा रोल पहला सबसे वही था। हाँ, तो वो हमारे दिल पे छपी हुई है, दिमाग में कि। करेक्ट करेक्ट। तो उसके बाद टीवी चला। अब आपने कई कई शोज किए दूरदर्शन पे। उस जमाने में आप छाए हुए थे दूरदर्शन पे, पान पराग और जाने क्या क्या, पर मतलब आप थे, आप लगभग हर दूसरे सीरियल में दिख जाते थे। 93 में उन्होंने मेरा नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में रखा था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट रोल्स ऑन टीवी। सो व्हेन दैट रिकग्निशन हैपेंड कि भाई एक पहचान बननी शुरू हुई एज एन एक्टर, फिर सिनेमा में भी पैरेलल सिनेमा तो 90 तक आते आते एक किनारे लग गया था, मेन स्ट्रीम सिनेमा ही चल रहा था। पर ये सारे लोग जिनके आपने नाम लिए, ये सब मेन स्ट्रीम में शिफ्ट हो चुके थे, सब नाच गा भी रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, और लोगों ने भी एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया था कि त्रिदेव भी आई थी और नरसिम्हा भी आई थी और कोई दीज एक्टर्स वर अप्रिशिएटेड। तो आप भी एक सिनेमा में शिफ्ट हुआ। तो आपका जो अनुभव, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो अलग प्लेटफॉर्म से, दूरदर्शन, सैटेलाइट टीवी, जहाँ फिर डेली सोप बाद में शुरू हो गए इस सदी में, फिल्में, और अब जो OTT चल रहा है, तो चूंकि आपकी जर्नी दूरदर्शन के अर्ली डेज से है, तो वर्किंग स्टाइल, काइंड ऑफ वर्क, जो कंटेंट बनता था, जो पहले साहित्य पे बेस बहुत कुछ बनता था, मतलब हमने श्रीकांत भी देखा है और हमने सत्यजीत रे प्रेजेंट्स भी देखा है, और एक तरह की प्रेमचंद के काफ़ी, निर्मला बना, गोदान बना। ये जो चेंजेस आए, और वो नेचुरल प्रोग्रेशन है कि चेंज आएगा ही आएगा। आपके लिए हाई पॉइंट्स क्या रहे इसमें, इस पूरी यात्रा में? एक्चुअली तो एक बहुत बड़ा झटका था ये, क्योंकि जब हम दूरदर्शन के सीरियल कर रहे थे, अगर आपको याद हो, ऑलमोस्ट पैरेलल सिनेमा का ख़त्म हो जाना
बिल्कुल रजिस्टर नहीं हो पाया था, बिकॉज दूरदर्शन में क्या एक से एक प्रोग्राम आ रहे थे। कथा सागर एक कहानी, बहुत कमाल की कहानियां, सब लिटरेचर से ली हुई, उसी तरह के सीरियस मेकर्स, और पूरा टाइम लेके बनाते थे वो। भारत एक खोज आया था, मतलब भारत एक खोज, तो 3-3 दिन में हम लोग एक सीरियल एक एपिसोड करते थे। एक एपिसोड शूट करते थे। 95 नहीं या 96-7 जो भी है, मैं थोड़ा डेट्स को लेके, मैं जब ये सैटेलाइट टीवी आ गया तो एकदम बदल गया। वो डेली का सोप होने लगा, एवरीडे एक वो बनेगा एपिसोड, पूरे दिन शूटिंग होगी। तो उससे आप सोचिए, जो 3 दिन में आप को एक एपिसोड बनाना है, वो आप एक दिन में बना रहे हैं। इसका मतलब सब कुछ जल्दी में, और क्वालिटी पे किसी का कोई ध्यान नहीं है। उससे बहुत बड़ा एक फर्क पड़ा। और उसी के साथ साथ हमने देखा वो जो अप्रोच थी, क्योंकि सारा खेल एक दिन में सिमट गया। एक दिन में क्यों? ताकि कम से कम पैसा और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा। और ये सब प्राइवेट चैनल थे। प्राइवेट चैनल में तो एक पैसे वाला आदमी पैसा लगाता है, और उसका ध्येय सिर्फ और सिर्फ 99.9% पैसा, और कितना इससे मुझे बनेगा वो है। उससे पहले भी प्रोड्यूसर होते थे, फिल्में बनाते थे या टेलीविज़न बनाते थे। टेलीविज़न बनाते थे तो बड़ा सेफ चलते थे, कि ऐसा नहीं है कि मैंने जो है 5 लाख रुपए लगाए और मुझे वापस 2 ही लाख रुपए आएंगे। वो ये देखते थे 5 के अंदर अंदर 4.5 में बन जाए, 50,000 मेरे। मगर अच्छी कहानियाँ जमा के बनाते थे, क्योंकि दूरदर्शन से पैसा मिलता था आपको। दूरदर्शन आपका समय बेचता था, दूरदर्शन भी पैसा बना रहा था। किस तरह से क्या अंदर खाते क्या कहानियां बनी, पॉलिसीज चेंज हुई कि प्राइवेट उनको वो दे दिया गया। क्या बनाइए, प्राइवेट चैनल्स शुरू हो गए, अपने अपने वो क्या बोलते थे ट्रांसपॉन्डर उन्होंने लगा दिए, तो सारा केंद्र शिफ्ट होके वहाँ चला गया। उतने ही तेजी से दूरदर्शन के प्रोग्राम और घटिया होते गए। अब सिर्फ चमचों को वहाँ मिलता था। जो 5 लाख मिल रहा है तो जिसमें से 2 लाख रुपए पहले रिश्वत देंगे, फिर 3 लाख में से अपने लिए 1.5 लाख रखेंगे, फिर 1.5 लाख में बनाएंगे। पूरी अप्रोच काम करने की एकदम होगी। उससे हमारे जैसे, मेरे जैसे आदमी को बहुत, मतलब क्या ये चल रहा है। तो मेरा ऑलमोस्ट तब तक आपका काफ़ी बड़ा टेलीविज़न में, मतलब 2-4-10 होंगे मैक्सिमम नाम। एक तरह से एक डिसइल्यूजनमेंट हुआ। लेकिन मैंने भी किए, डेली सोप्स किए, मगर वो इन्वॉल्वमेंट और वो मज़ा और वो कैरेक्टर क्रिएट करने का, अल्टीमेटली एक कहानी लोगों तक पहुंचने का शुरू में रहा। उसके बाद तो बिल्कुल ही, और आज तो कोई देख भी रहा है नहीं देख रहा हमें पता ही नहीं, बट मैंने सुना है देख रहे हैं, और पैसे और ज़्यादा बन रहे हैं लोगों के। एक अजीब सी ये जो आपने ओटीटी में किया है काम, ज़्यादा नहीं किया। हाँ, तो ओटीटी जब आया तो एक उम्मीद जगी कि शायद वापस एक अच्छी कहानियों का चलन शुरू हो जाए जी थोड़ा ठहराव वाला काम। हाँ। वही कि भाई 10 एपिसोड होंगे, वो हाँ 400-500 एपिसोड नहीं बनाने, कहानी की शुरुआत होगी, हाँ, मिडिल और होगा। खूब उसके अंदर पैसा, हाँ। और बहुत टाइम लेके आराम से बनाते थे, बिल्कुल फिल्म की तरह से। हाँ, तो हालांकि अब फिर वहां भी मैंने देखा कि कुछ पैसा वैसा तो खर्च कर रहे हैं, लेकिन अब कहानी वानी थोड़ी बिगड़ने लग गई है, कि फॉर्मूला बेस्ड हो गया है वापस। वो क्या हो गया ना, दरअसल डिसीजन मेकर्स जो हैं उनको पता ही नहीं कुछ क्या करना है हमें। उनको अपने बॉस को खुश करना है, बॉस को अपने बॉस को खुश करना है, बस। और उनको आंकड़ों से मतलब है। जो आपने अभी बात कही कि डिसीजन मेकर्स हैं, उनको, वो तो कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज हैं, वो आप सही कह रहे हैं, बॉस को खुश करना है। आपने कुछ दिन पहले एक बात और भी कही थी कि इंडस्ट्री में भी जो 2 तरह के लोग होते हैं, जो दरबारी बन जाते हैं और जो दरबारी नहीं बनते। तो मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा आप इसको अगर एक्सपैंड करें कि मतलब हाउ डज इट प्ले एंड स्पेशली इन करियर, बिकॉज अगर आई थिंक इट प्लेज ए लॉट। मैं कभी नहीं कर पाया वो। देखिए, मैंने अभी आपसे कहा कि आज हमारी मुलाकात तो ये हो सकता है बहुत अच्छी दोस्ती में तब्दील हो जाए, तब आपसे हमारा रोज मिलना भी हो सकता है, नहीं भी सिचुएशन और जी। हालात के मुताबिक।
मगर मुझे आपसे काम चाहिए, ये सोचकर मैं कभी आपके पास करीब ही नहीं जाऊंगा, बल्कि शायद आप मेरे बहुत करीब हैं और मुझे पता लगे कि आपके पास काम है तो मैं आपसे थोड़ा सा डिस्टेंस रखूंगा, ताकि आपको कभी भी मेंटली, मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा अगर आपको मेंटली ये लगा यार ये दोस्त है, अच्छा एक्टर है, इसको ले लेते हैं। वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मेरे काम को काम मिलना चाहिए, ना कि मेरे आपके संबंधों को काम मिलना चाहिए। जबकि एक्चुअल लाइफ आज सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री या इसमें नहीं, पूरी दुनिया में सिर्फ कॉन्टेक्स्ट का खेल है, लाइजन का खेल है, और कुछ रहा ही नहीं। अब वो एक विडंबना है, हम उसका कुछ नहीं कर सकते। अब अगर हमारे अंदर कुछ वैल्यूज ऐसी बैठ गई हैं तो वो तो हम जिस टाइम पीरियड में पैदा हुए हैं उसकी देन है। हर आदमी कंपैरेटिवली आइडियलिस्ट होता था। पर अभी जो बच्चे आ रहे हैं, जो देखिए आपका तो एक लंबा स्पैन है, ऑलमोस्ट 50 साल से ऊपर का काम का स्पैन है। जी मतलब 71 से अगर हम काम प्रोफेशनली हाँ, गिने, 72 मतलब में पास एनएसडी भी किया, प्रोफेशन है, तो पर हाँ तब भी 54 हाँ इयर्स हो गए। years हो गए, और आप अभी भी थिएटर कर रहे हैं। मतलब मैंने आपको जितनी एनर्जेटिक, जिंदा रहेंगे तो काम तो करेंगे ना यार। तो जो बच्चे अब आ रहे हैं, मैं अगर आपका किसी से इंटरेक्शन हुआ है, और आई एम श्योर यंगस्टर्स आए होंगे आपके पास भी, आप मिले होंगे या शूट पे मिले होंगे, क्या वो आइडियलिज्म है? एनएसडी से ही भी लोग आ रहे हैं, या अब वो बहुत ही क्लियर कट, जैसे आपने कहा कि उनको पता है कि भाई नेटवर्किंग करनी है, लाइजनिंग करनी है? बहुत कम है अभी उस तरह का आइडियलिज्म, क्योंकि सबसे पहले तो ज़्यादातर 90% लोगों के अंदर सर्वाइवल की लड़ाई है। बम्बई महंगा शहर है, दूसरे शहरों से लोग आते हैं तो वहाँ सर्वाइव करने के लिए, रहने के लिए, मूवमेंट करने के लिए, खाने के लिए पैसा चाहिए। तो आइडियलिज्म क्या करेगा? हाँ, कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको बेसिक ज़रूरतों के लिए मारामारी करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ तो वो बचा रह सकता है, हो सकता है आज भी हो। लेकिन ओवरऑल जो मेजॉरिटी है वहाँ वो कहाँ रहेगा? और कुछ लोग जो अदरवाइज भी संपन्न है उसको इम्पोर्टेंट ही नहीं मानते हैं। मुझे लगता है आज की जनरेशन जो है, खासकर शहरों की जनरेशन जो है, छोटे शहरों का थोड़ा सा अलग रहता है सोच। वहाँ तो इंसान के पास, खासकर जो जितना छोटा है, ईगो के अलावा कोई चीज़ है ही नहीं जिंदा रहने को, या पकड़ के जो आपको रखती है, जो आपकी ताकत है, वो यहाँ आके जीरो हो जाती है बड़े शहर में आकर। उसको खाएगा, बिछाएगा, ओढ़ेगा, ईगो को क्या करेगा तू? हाँ, जो बात आपने शुरू में भी कही थी, जो हमने जहाँ बातचीत शुरू की कौन जात हो भाई से, कि वो जो अपने अपने गांव में वो ब्राह्मण होगा, हाँ अपने गांव में वो होगा, यहाँ आके अगर वो छोटा काम कर रहा है जो उसके नजर में छोटा काम है, जी, तो उसको फर्क नहीं पड़ेगा किसके हाथ का छुआ पानी पी रहा है। हाँ, लेकिन वापस गांव जाएगा तो वापस ब्राह्मण हो जाएगा, हाँ, कि भाई वहां ईगो जाग जाएगी उसकी। हाँ, यहाँ पे उसकी ईगो की वैल्यू नहीं है। सवाल ही नहीं पैदा होता। और दूसरा, प्रायोरिटीज बहुत बदल गई हैं। बस एक अंधी दौड़ में एक दूसरे से आगे बढ़ना है। एक यही चीज कि हमें कंपटीशन, सबसे पहले कंपटीशन सिखाया जाता है ना, कि आपको आगे बढ़ना है। देखो आपके दोस्त को, आपके भाई को, उसके कितने नंबर आए, आपके कितने नंबर आए। तो सारा खेल तो इस बात का है, उसके कितने नंबर उससे कितने नंबर आए और तेरे क्या किए, तू क्या कर रहा है जीवन में। अदरवाइज तू जीरो है। जब उसके दिमाग में, दिलो दिमाग में ये बिठा दिया गया है कि अदरवाइज तू जीरो है, आप देखिए सोसाइटी को कहाँ ले जा रहे हैं हम, कहाँ ले जाएंगे, कहाँ ले आए हैं। बाकी सब बातें खोखली नहीं लगती। जिस मुल्क के अंदर मतलब एक गरीब आदमी का 100, 200, 500 का मुकदमा भी चलेगा तो वो अंदर पड़ा रहेगा, और जिसका 5,000 करोड़ का होगा वो पता ही नहीं हो, और वो आराम से चल रहा है मुल्क। सब लोगों ने इस बातों को स्वीकार किया हुआ है।
ये जो बात आपने कही, और स्पेशली बिकॉज आपके यूथ में 70s वॉज अ टाइम जब हिंदुस्तान में, इनफैक्ट 70s से लेके 95 तक एक तरह का जो आइडियलिज्म था यूथ में, और एक तरह के प्रोटेस्ट थे कि भाई बर्दाश्त नहीं होगा, जो अभी आपने कहा कि सब कुछ चल रहा है कि बर्दाश्त नहीं करेंगे, से बर्दाश्त कर लेंगे क्योंकि पैसा कमाना है। तो वो मार्केट खुलने का भी तो असर है ना 90s में, तो फिर पैसा भी आना शुरू हुआ। हाँ, उससे पहले किसी ने सुनी थोड़ी थी लाख रुपए की तनख्वाह होती है। सवाल ही नहीं। तो आप लोगों को भी टीवी में क्या पैसे मिलते थे एक्टिंग करने के, दूरदर्शन के टाइम पे। बिल्कुल सही। तो जब पैसा आया तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं वो एक वैल्यू सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हुआ। चलो सर, ये बहुत गंभीर मुद्दों पे बात निकल जाएगी। किसी भी, आपका भी समय ज़्यादा नहीं लूंगा मैं। अब आप चूंकि अभिनेता हैं तो हर अभिनेता से कुछ सवाल वो जो होते हैं ना, एक रेगुलर सवाल पूछने बहुत ज़रूरी होते हैं कि इतनी लंबी जर्नी है सर, कुछ तो रोल होगा ना कि यार ये मेरे, इस पे मुझे बड़ा मज़ा आया, चाहे वो स्टेज पे हो, चाहे टेलीविजन में हो, फिल्म में हो, और कुछ एक मिसिंग होगा कि ये मुझे करना चाहिए था, मौका नहीं मिला। तो ये दो तो बताने पड़ेंगे आपको, बाकी मैं नहीं पूछूंगा कुछ आपसे। नहीं, मुझे अक्सर ये लगा है, क्या है, मैंने इतना ज़्यादा टेलीविज़न किया ना कि और वो बड़ा सक्सेसफुल रहा। उसने बहुत नाम, बहुत इज्जत और बहुत अच्छे अच्छे सेंट्रल रोल करने का मुझे मौका दिया। पूरी कहानी मेरे इर्द गिर्द। फिल्म में भी करता रहा, लगातार टेलीविज़न करते करते लिखता था, थोड़ा लगने लगा था कि ये एक सौतेला व्यवहार करता है सिनेमा टेलीविज़न के साथ। वो दो चार ऐसे नाम होंगे जो टेलीविज़न से निकलकर सिनेमा में भी बड़ा काम कर गए। बड़ा काम, बट बहुत कम, बहुत चांस की बात है। तो मुझे वो बड़ा कचोटता था। और फिर उसके साथ ऐसा भी हुआ कि जो फिल्में थोड़ी सी की मैंने, अच्छे बड़े इम्पोर्टेंट रोल, वो चली नहीं कोई भी। कमर्शियल लाइन, वो जो पैरेलल सिनेमा वाली थी, वो सब अलग बात है। उनसे तो कुछ आपका, दैट वाज एज गुड एज योर टेलीविजन थी, और सेटिस्फाइंग भी था टेलीविजन। तो वो हमेशा मुझे एक तरह से अंदर ही अंदर मुझे, कि उनके लिए उसकी कोई वक़्त ही नहीं है, वैल्यू ही नहीं है टेलीविज़न वालों की। क्यों है, वो एक अलग पूरी कहानी है। अब तो ये हाल हो गया कि टेलीविज़न में एक्टर्स के, आज से नहीं, ऑलमोस्ट 10 साल पहले से, या 10 से भी ज़्यादा हो गए, आपके नाम तक नहीं आते हैं एक्टर का। कितनी बड़ी विडंबना है ये। और ये एक्टर की कौम ऐसी है जो इसके खिलाफ बोलती भी नहीं है। स्पॉट बॉय का नाम आता है, जो आखिरी उसका कोई असिस्टेंट है आखिरी किसी एक डिपार्टमेंट का, उसका भी नाम आता है स्क्रीन पर, एक्टर का नाम ही नहीं आता। तो मतलब एक्टर कितना नेग्लेक्टेड है टेलीविज़न के द्वारा। तो आपको लगता है आपने भी काम तो एक से एक किया और आपको वो तो दे ही नहीं रहे, तो बुरा तो लगता है। तो उस हिसाब से आप मुझे पूछेंगे अगर, तो मुझे लगता है कि कुछ भी नहीं किया मैंने। एक ये भी होता है, हो सकता है सबकॉन्शियस में आपके जो ख्वाब हैं वो इतने बड़े हैं कि वो डिफाइन करना मुश्किल है, इसलिए मैंने कुछ किया ही नहीं है। मैं, और जहाँ तक कुछ किया है और अच्छा लगा है तो सबके सामने मैं क्या उसके बारे में बात करूं। क्या करूं जो सबको पता है अपने बारे में, वही हाँकता रहूं। इस जमाना तो वही है सर, नहीं हो, अपने फोटो डालना। यार और हाँ, चक्कर क्या है, कुछ तो आप होते हैं, कुछ जमाना होता है, कुछ आप, है ना। क्या है वो शेर, कुछ हम ही को खराब होना था, कुछ ऐसा इस तरह का है कि कुछ सानू भी मरंदा शौक सी, कुछ ऐसी ऐसी हाँ, कोई लाइन ऐसे है। कुछ है। हाँ, I get it। तो वो मतलब हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, लेकिन बहुत निकले, लेकिन फिर भी कब निकले। तो आज भी मुझे लगता है जो मैं करना चाहता हूँ मैं देता ही नहीं कोई दे। इंतज़ार है कि मरने से पहले जो दिया वो कमाल है,
मुझे मालूम है लोग इतने बड़े फैन हैं, जब भी बात में से बात निकलती है तो कहते हैं आपका काम तो सारी दुनिया से अलग और एकदम सहज सा, जैसे आप आम आदमी से हैं। मैंने कहा क्योंकि तभी तो मैं उस आम आदमी की समस्या के साथ आइडेंटिफाई कर पाता हूँ और वो उसके पीछे परफॉर्मेंस में दिखता है, वरना वो हर चीज़ को, जो स्टार है या कोई भी है, वो बड़ा 100 गुना बड़ा कर देगा, उसकी गरीबी को भी, उसकी भूख को भी, उसकी संवेदनाओं को भी। तो आपके घर में एक और एक्टर है? हाँ, मेरी बेटी जी। तो और वो आज के ज़माने के काम कर रही हैं, क्योंकि वो एक जनरेशन तो वो वाला टेलीविज़न तो ख़त्म हो गया। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चर्चा कभी होती है बैठ करके कि तुम जो कर रही हो खुश हो नहीं हो? एक्चुअली वो इतना रेगुलर नहीं कर रही है, काफ़ी रेगुलर किया था 8-10 साल पहले उसने काम, बीच में फिर उसको बेटा हो गया तो 7-8 साल उसने काम नहीं किया। अब वो वापस और अब और बदल गया स्क्रीन का तो डायनामिक्स। क्योंकि क्या होता है, अगर एक बार आपको वो लग गया है खून, तो वो छूटता नहीं है। कोशिश कर रही है। ठीक है सर, बहुत मज़ा आया। ये तो बात लंबी चलेगी, मुझे दिख रहा है कि अब थोड़ा सा थकान भी हो गई है, हमने काफ़ी बात की। ये एक छोटा सा हमारे स्पॉन्सर्स हैं, उनकी तरफ से एक छोटा सा तोहफा है इसमें। थैंक यू थैंक यू। और उम्मीद यही है कि आपको स्टेज पे देखें, किसी उस रोल में देखें जो हज़ारों ख्वाहिशें हैं, वो एक ख्वाहिश तो कम से कम थैंक यू। उसमें हम देखें आपको पूरी होते हुए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू थैंक यू।